पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुदा से गुहार लगा रहे हैं कि जंग की नौबत ना आए। उन्होंने बुधवार को कहा, अल्लाह करे भारत से जंग टल जाए क्योंकि वक्त के साथ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भले ही दुनिया के अलग अलग देशों ने दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की हो, लेकिन भारत के साथ संघर्ष की संभावनाएं समय के साथ बढ़ रही हैं। आसिफ ने यह टिप्पणी संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उस वक्त की जब उनसे ताजा सुरक्षा स्थिति के बारे में पूछा गया। यदि ऐसी एक क्रिमिनल स्टेटमेंट दे दी कि हाँ, हम पिछले 30 साल से दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम ये गंदा काम करते आए हैं, और ये कन्फेशन उनका पूरी दुनिया की प्रेस ने फिर चलाया और पाकिस्तान की परेड कराई। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है पाकिस्तान की फायर पावर क्या है, इंडिया की फायर पावर क्या है, और एक इम्बैलेंस तो बहरहाल मौजूद है। जो नमस्कार दोस्तों, भारत के हमले का खौफ सबसे ज्यादा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बार बार बयान दे रहा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस वक्त अब तो अल्लाह से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीका से युद्ध टल जाए, क्योंकि भारत की तैयारियां देख करके पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस वक्त सदमे में चला गया है और लगातार यही बात कर रहा है कि किसी भी तरीका से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको किसी भी तरीका से कम किया जाए। ऐसी दुर्गत बन रही है, ऐसी छतरौल उनके समेत हम सबकी बन रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि उसके बाद से वो भी थोड़ा सा गायब है। अच्छा है, वैसे वो तो गायब है, उनका मुंह बंद ही रहे। जैसे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर रहे हैं जाहिद हुसैन, उन्होंने ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ का कोई मुंह नहीं बंद करवा सकता, तो ये तो अच्छा है कि उनका मुंह थोड़ा बंद करवाया है। लेकिन ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये आज भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए नहीं हुई। आल्दो की अच्छी बात यह है, जिसको हम सराहते हैं, कि जो आपने इतनी शदीद तनकीद की DGISPR पर, उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 to 40% इंग्लिश में की, या मैक्स 50% कह लें। 50% इंग्लिश थी, 50% एक इनके गायब रहने पर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेन ऑब्जेक्टिव इन हाउस था, इंटरनेशनल मीडिया फिर नहीं था, आपको तैयार करना था। आपको बताया जा रहा है कि अगर इंडिया ने हमला कर दिया और कुछ ऊपर नीचे होगी तो आप पहले से तैयार हों, आपको झटका ना लगे, आप ज़रा तैयार रहें, साढ़े ते ना रहना, ध्यान ना रहना, वो वाली बात जो होती है। तो आवाम को ज़रा तैयार किया गया है, ये पर्पस था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उसमें जो सबूत दिखाए गए बहुत ही माजरत के साथ वो तकरीबन वैसे ही थे जैसे हिंदुस्तान दिखाता है। जैसे एक इंटेलिजेंस एजेंसी को अपना काम करके मौसर सबूत सामने रखने चाहिए। ट्विटर अकाउंट्स की बात थी, फलाने ने इतने बजे ट्वीट कर दिया, मियाँ वाली में हमला हुआ तो उससे एक रात पहले एक इंडियन ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया, सुबह उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मियाँ वाली। ठीक है, ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए सबूत ठीक होते हैं, लेकिन इसके साथ क्लब करना चाहिए था इंटेलिजेंस को, कुछ और काम करके साथ सबूत रखने चाहिए थे अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, कौम के सामने। अब मियाँ वाली का वाकया हुआ है 9 नवंबर का, और आप आज हमें बता रहे हैं 9 नवंबर या नवंबर के महीने में हुआ था, और आप आज हमें बता रहे हैं आकर अप्रैल के एंड पर आप हमें ये बता रहे हैं ये चीज़ें, और इंडिया को भी बता रहे हो, इंटरनेशनल मीडिया को भी आज बता रहे हैं। मतलब ना पहलगाम होता, ना इंडिया हम पर हमला करता, तो ना आप ये सारी बातें करते। खैर, और भी बातें बहुत सारी की। पहले इसहाक डार पे आ जाते हैं, बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि मैं ये काम पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं 35 साल से कर रहा हूँ। वही वाली बात ख्वाजा आसिफ वाली कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इसहाक डार साहब, आप ये गंदा काम 35 साल से कर रहे हैं, आप ये बेशर्मी माजरत के साथ 35 साल से कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल नया नहीं कर रहे जो आपने आज किया है या पहले कर रहे हैं, ये आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें DGISPR साहब ने, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो कुछ ट्वीट्स रखे कि वो मियाँ वाली के बारे में हुआ, फिर ये कहा कि हादसा होता है 30 मिनट के अंदर अंदर एक ट्वीट आता है, या 10 मिनट के अंदर इंडिया से एक ट्वीट आता है, उस पर जो बयानिया मुसलमान मुखालिफ होता है, पाकिस्तान मुखालिफ होता है, फिर पूरा इंडियन मीडिया लेकर वो बयानिया चल पड़ता है, फिर चंद मिनट के अंदर FIR हो जाती है, फिर मुसलमानों के ऊपर वहाँ ज़िंदगी तंग हो जाती है। ये उन्होंने सारी चीज़ें बताई। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जैसा मौसर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को काम करके, जिसे कहते हैं ना इररिफ्यूटेबल एविडेंस, वो नहीं जो मैडम रोलेक्स ने कही थी 9 मई के बाद, वो इररिफ्यूटेबल नहीं, या जैसे इंडिया करता है अक्सर, इंडिया के भी यही काम होते हैं, ये ट्वीट हुआ, ये फलाना गया, फलाना खांसा, फलाने ने छींक मारी, फलाने ने ये कहा, तो इंडिया भी यही काम करता है। तो हमारी तरफ से भी माजरत, बहुत माजरत, आपको बहुत बुरा लगेगा, आप इसको मुल्क दुश्मनी भी समझेंगे, लेकिन किसी को आपकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हम बयानिए की जंग हार रहे हैं।
आपको मौसर आज सबूत रखने चाहिए थे, जो कि अगर आप मेहनत करें तो हैं, क्योंकि मैं पूरे दिल से समझता हूं कि जो कुछ बलूचिस्तान में किया गया है वो इंडिया की तरफ से, उसमें हो ही नहीं सकता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, और उसमें हो ही नहीं सकता कि अगर आप एफर्ट करते तो आपको उसके सबूत ना मिलते। और मुझे तो ये भी लगता है कि आपके पास सबूत हैं, आप किसी भी जो भी मसलहत होगी आपकी, उसकी वजह से आप नहीं दे रहे, आपको देने चाहिए। 440 लोगों की ट्रेन गायब हो गई, यरगमाल हो गई, आपने कोई इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने दुनिया के लोगों को एतमाद में नहीं लिया, आपके वजीर खारजा पूरी दुनिया में नहीं फिरे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे इतने लोगों को शहीद कर दिया, आप इस पर बात करें, आपने कोई एफर्ट ही नहीं की। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने कुछ बातें बड़ी मज़ेदार की। एक तो आपने जो आपकी स्टेटमेंट है, पहले मैं आप लोगों के सामने रखूं, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है, डीजी साहब पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। डीजी साहब ने ये कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मीडिया के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानी चैनल्स की। ये बात दुरुस्त है उनकी, और उनको पता नहीं कि वैसे पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है, बंद किए जाते हैं। उनके ऊपर 40 अरब की फायरवॉल हमने भी लगाई। इंडिया ने भी ये बहुत घटिया काम किया है, हमने भी ये बहुत बुरा काम किया है। चले, तो बाइंग कैपेसिटी है, रकबा है या आबादी है, इन तीनों चीज़ों में इंडिया हमसे ज़्यादा है, उसके रिजर्व्स ज़्यादा है, तो एक छोटा सा एक इम्बैलेंस है। कितने % चांसेस हैं कि एक फुल ब्लोन वॉर टर्न हो जाएगी इनटू अ न्यूक्लियर एस्केलेशन, और अगर ये हो जाती है कितने दिन का थ्रेशहोल्ड है आपके ख्याल में एक ऐसी लड़ाई को कन्वेंशनल डोमेन में रखने का? देखिए, न्यूक्लियर बड़ा सीरियस चीज़ है, और उसको इंसान वैसे ना सोचे तो बेहतर है। कन्वेंशनल वॉर के एक थ्रेशहोल्ड होते हैं, और अगर वो थ्रेशहोल्ड टच हो जाए तो फिर आपने ये स्टोरेज के लिए तो बनाया नहीं है, इंडिया ने भी स्टोरेज के लिए नहीं बनाया। उसका इम्पैक्ट फिर सिर्फ याद रखिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस द रीजन जाएगा। जापान में अभी तक इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारी, एक मैं आपको एनवायरमेंटल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी वेपन को इस्तेमाल करते हैं, किसी म्यूनिशन को इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं ना, हवा का रुख जिस तरफ होता है उस म्यूनिशन के इफेक्ट उस पर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं जी। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान लगता है, इंडिया के साथ और ममालिक लगते हैं। तो ये जो इसका जो इफेक्ट है ये रीजनल इम्पैक्ट होगा। तो इसको it will be very catastrophic। और कन्वेंशनल वॉर जो है उसको आप सेक्टर तक या एक पर्टिकुलर सेक्टर तक महदूद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे फर्ज करें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डेवलप कर लेते हैं कि किसी एक सेक्टर में हमला होता है, कोई आप कर ले, कोई बालपुर वाली साइड पे हो, तो पाकिस्तान फिर किसी और तरफ से इंडिया के ऊपर अटैक करेगा ना, वहां तो वो कंटेस्ट करेगा। जब आप किसी और जगह से उनके सेंसिटिव टारगेट को अटैक करेंगे तो फिर देखिए उसका वो जो दायरा कार है वो तो वसी हो गया, और वो कन्वेंशनल वॉर का दायरा कार वसी हुआ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये बताइए कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, लेकिन जाहिर है कि न्यूक्लियर के डोमेन में चीज़ें जाना खुदा ना करे कि वहाँ पर मामलात जाएं, एक इम्बैलेंस ऑफ पावर ज़रूर है। लेकिन एक तरफ राफेल तैयारे हैं, दूसरी तरफ JF-17 थंडर है, J-15 मिज़ाइल हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिज़ाइल हैं, वहाँ पर S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड मैन बिहाइंड मशीन मौजूद हैं। जो मिलिट्री पावर कंपैरिजन है करंट डायनामिक्स में और पाकिस्तान की जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं, उसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस को आप कहाँ रैंक करते हैं? इससे बात यह है कि आजकल जो कॉन्टूर्स ऑफ वॉरफेयर हैं, जो कॉम्प्लेक्शन ऑफ वॉरफेयर है, वो कम्प्लीटली तब्दील हो गई है। इसलिए तब्दील हो गई है कि ज़्यादा जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। आप स्टैंड आउट डिस्टेंस से फायर करें, आप अपना बैक डिस्टेंस पे रह के आप दुश्मन की जो इलाके में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तानियों को अपनी फौज पर रत्ती भर भरोसा नहीं है कि वो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहकर भी
कुछ नहीं कर पा रहे और लगातार भगवान से दुआ मांग रहे और अल्लाह से दुआ मांग रहे कि किसी भी तरीका से जंग रुक जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास सिर्फ यही बचा है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि भारत जब अटैक करेगा तो थोड़े मोड़े अटैक नहीं करेगा, बल्कि भारत इस बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके रख देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ काफ़ी ज़्यादा सता रहा है और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जिस तरह के बयान दे रहा है उससे पाकिस्तानी भी अपना सर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ही डर गया है तो पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीका से फंस चुका है। भारत के पहलगाम में हमला करवा कर पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा और ऐसी भुगतेगा कि पाकिस्तान सालों तक याद रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीका से फंस चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में उसे करें। यदि आप यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।